सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नई दुनिया मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आशा है आप सब मजे में हैं। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक कार्यकलाप से करें? इन दो चित्रों को देखिए। एक चित्र में प्रकृति का दृश्य दिखाया गया है और दूसरे में एक इमारत। आपको कौन सा चित्र ज्यादा पसंद आया और क्यों? आप में से कुछ लोगों को प्रकृति का दृश्य पसंद आया और कुछ लोगों को इमारत। दोनों में से आपको एक चित्र ज्यादा पसंद आया, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। यह बात हर एक के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है कि उसे कौन सी चीज ज्यादा पसंद आई। इसे मूल्यांकन कहा जाता है। दृष्टिकोण के आधार पर जब किसी काम, विचार या किसी रचना के बारे में कोई राय दी जाती है तो उसे मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन कौन करता है? अलग अलग परिस्थितियों में हम सब मूल्यांकन करते हैं, इसीलिए हमें मूल्यांकन के बारे में और सीखने की जरूरत है। हमें सीखना चाहिए कि दूसरों के विचार, काम या उनकी रचना का मूल्यांकन कैसे किया जाए। हमें यह भी सीखना चाहिए कि दूसरे जब हमारे काम, विचार या हमारी रचना का मूल्यांकन करें तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर आप किसी प्रतियोगिता में इनाम जीत कर लाए तो आपके माता पिता, रिश्तेदार और शुभ चिंतक क्या करेंगे? वे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। अगर आप ना जीत पाए तो वे लोग क्या करेंगे? पहले वे आपकी हिम्मत बंधाएंगे, फिर वे इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आप क्यों नहीं जीत पाए। वे आपकी गलतियां बताएंगे और सुझाव देंगे ताकि आप अगली बार और अच्छा कर सकें। जिस मूल्यांकन से आपको हिम्मत मिले और आप अपनी नाकामयाबी को भुलाकर फिर से शुरुआत कर पाए, उसे उपयोगी आलोचना कहा जा सकता है। अब इस बात को दूसरी तरह से देखते हैं। अगर आपकी गलतियां बताकर आपकी निंदा की जाती, आपसे कहा जाता कि आपने अपनी स्कूल का नाम खराब कर दिया, तो इससे आपका आत्मविश्वास कम हो जाता। इस तरह के मूल्यांकन को विनाशकारी आलोचना का नाम दिया जा सकता है। दूसरे शब्द में कहें तो अगर कोई मूल्यांकन सकारात्मक हो, जिससे किसी को अपना काम या विचार सुधारने का मौका मिले, तो उसे उपयोगी आलोचना कहा जा सकता है। जब मूल्यांकन नकारात्मक हो और केवल गलती ढूंढने के इरादे से किया गया हो,
तो उसे विनाशकारी आलोचना कहा जा सकता है। क्या कभी किसी ने आपकी कोई रचना जैसे चित्र, कविता, कहानी की उपयोगी आलोचना की है? क्या किसी ने आपके काम या विचारों के बारे में विनाशकारी आलोचना की है? हम दूसरों के काम और विचारों का मूल्यांकन क्यों करते हैं? क्या हम एक गीत के माध्यम से इस बारे में जानने की कोशिश करें? कृपया खड़े हो जाइए। पार्थिबन 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 तू पार्थिबन 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 तू पार्थिबन। विचार और कार्य ऐसा करे कि उज्जवल बनकर अडोल रहे। विचार और कार्य ऐसा करे कि उज्जवल बनकर अडोल रहे। पार्थिबन 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 तू पार्थिबन 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 तू पार्थिबन। खिलते फूलों को मसल न देना, क्रोध से उसे कुचल न देना। खिलते फूलों को मसल न देना, क्रोध से उसे कुचल न देना। पार्थिबन 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 तू पार्थिबन 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 तू पार्थिबन। परिस्थिति से ऊपर उठकर नवीनता से तू खिल जाएगा। परिस्थिति से ऊपर उठकर नवीनता से तू खिल जाएगा। पार्थिबन 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 तू पार्थिबन 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 तू पार्थिबन। बहुत अच्छी तरह गाया, धन्यवाद। इस गीत से हमें क्या संदेश मिलता है? इस गीत में यह कहा गया है कि हमें दूसरों के काम और विचारों का मूल्यांकन करना चाहिए ताकि हम 1. उन्हें बेहतर बना सकें, 2. सकारात्मक बदलाव ला सकें, 3. नए प्रयासों को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकें। क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? दृष्टिकोण के आधार पर जब किसी काम, विचार या किसी रचना के बारे में कोई राय दी जाती है तो उसे मूल्यांकन कहते हैं। अगर कोई मूल्यांकन सकारात्मक हो, जिससे किसी को अपना काम या विचार सुधारने का मौका मिले, तो उसे उपयोगी आलोचना कहा जा सकता है। जब मूल्यांकन नकारात्मक हो और केवल गलती ढूंढने के इरादे से किया गया हो, तो उसे विनाशकारी आलोचना कहा जा सकता है। हमें मूल्यांकन करना चाहिए ताकि हम चीजें सुधार सकें, सकारात्मक बदलाव ला सकें और नए प्रयासों को आगे बढ़ा सकें। दूसरों का मूल्यांकन करते समय हमें कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए और खुद को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। सत्र का सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।
पिछले सत्र में हमने देखा था कि मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, उपयोगी आलोचना और विनाशकारी आलोचना किसे कहते हैं और हम मूल्यांकन क्यों करते हैं। आइए अब इस बात पर ध्यान दें कि मूल्यांकन किस तरह करना चाहिए। क्या हम एक और कार्यकलाप करें? मेरे पास एक चित्र है। मैं चाहती हूं कि आप में से एक छात्र इस चित्र की उपयोगी आलोचना करे और दूसरा छात्र इसकी विनाशकारी आलोचना करे। अगर आपको किसी चित्र में कोई कमी दिखे, जैसे कि टेढ़ी नाक, तो आलोचना करने का सही तरीका यह होगा, इसकी नाक कुछ ठीक नहीं है, या फिर इसकी नाक जरा टेढ़ी है। पर इस तरह की बात करना ठीक नहीं होगा। लगता है कि चित्रकार टेढ़ी नाक वाला है, इसीलिए उसने चित्र में भी टेढ़ी नाक बनाई है। इस तरह की आलोचना नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाए बिना और उसे दुख पहुंचाए बिना भी उसके काम, विचार या बातों की आलोचना की जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी के काम या विचारों का मूल्यांकन करना चाहिए, उसके व्यक्तित्व का नहीं। आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं। आपकी मनपसंद टीम बहुत बुरी तरह खेल रही है। आप उनका मूल्यांकन कैसे करेंगे? क्या आप ऐसा कहेंगे, इन्हें टीम में क्यों लिया गया है, इन्हें कुछ नहीं आता, या ये लोग केवल खा पीकर ऐश करना जानते हैं, खेलना इनके बस की बात नहीं है। आप दोनों में से कोई भी बात नहीं कहेंगे। यह तो अच्छी बात है। दूसरों का मूल्यांकन करते वक्त हमें ना तो उनका अपमान करना चाहिए, ना ही उनके बारे में कोई बुरी बात कहनी चाहिए। क्या आपने कभी किसी का मूल्यांकन करते वक्त उसका अपमान किया है? अब आपको उस बारे में कैसा लग रहा है? आपको अपनी बहन से गुस्सा है, इसलिए आप उसके हर काम को बुरा बता रहे हैं। क्या यह सही है या गलत? यह बिल्कुल गलत बात है। दूसरों में दोष ढूंढने के लिए मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। आइए, जब भी आप शाम को 6 बजे के बाद तक खेलते रहते हैं, तब आपके पापा आपसे कहते हैं, बहुत खेल लिए, अब अपनी किताबें निकालकर पढ़ाई करो। उस समय आप क्या सोचते हैं? अरे वे कितने बोर बातें करते हैं, या उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि मैं खुशी से खेल रहा हूं। क्या आप इस तरह की बातें नहीं सोचते? आपको कभी भी बिना सोचे समझे कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों को परेशान करके उन्हें खुशी मिलती है। तो बिना सोचे समझे हमें दूसरों के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। किसी की बातों का मूल्यांकन करते समय हमें उनके बारे में कोई नकारात्मक बात नहीं करनी चाहिए। अब आपको स्क्रीन पर कुछ प्रश्न और उनके उत्तर दिखाई जाएंगे। हर एक प्रश्न के लिए आपको सबसे उचित उत्तर चुनना है। क्या आप तैयार हैं? प्रश्न 1। आपका दोस्त परीक्षा की तैयारी करने के बजाय टीवी देख रहा है। आप उसकी यह गलती उसे बताना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? 1। तुम पढ़ाई करने की जगह टीवी देख रहे हो, क्या तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आती? 2। परीक्षा के समय टीवी देखकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 3। मैं तो यह सुझाव दूंगा कि तुम्हें अभी पढ़ाई करनी चाहिए, टीवी तो छुट्टियों में भी देख सकते हो।
यह जवाब, तुम पढ़ाई करने की जगह टीवी देख रहे हो, क्या तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आती, उचित नहीं है, क्योंकि इस जवाब में अपमान की भावना है। परीक्षा के समय टीवी देखकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस जवाब से यह पता चलता है कि आप उसकी गलती निकालकर उसे दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि यह जवाब, मैं तो यह सुझाव दूंगा कि तुम अभी पढ़ाई करो, टीवी तो छुट्टियों में भी देख सकते हो, उचित है, क्योंकि इसमें किसी का अपमान किए बिना एक सकारात्मक सुझाव दिया गया है। किसी सलाह या सुझाव के तौर पर भी मूल्यांकन किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 2। आपके भाई ने एक आकृति बनाई है जिसमें कुछ रेखाएं टेढ़ी है, आप उसे क्या कहेंगे? 1, अगर कुछ रेखाओं को सीधा कर दिया जाता तो यह आकृति और भी अच्छी दिखती। 2, इन टेढ़ी रेखाओं से पूरी आकृति खराब हो गई है। 3, अगर तुम इस तरह आकृति बनाते हो तो तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। यह जवाब, अगर तुम इस तरह आकृति बनाते हो तो तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अनुचित है, क्योंकि आप किसी के काम का अपमान कर रहे हैं और इससे दूसरे व्यक्ति को दुख भी पहुंच सकता है। यह जवाब, इन टेढ़ी रेखाओं से पूरी आकृति खराब हो गई है, भी अनुचित है, क्योंकि आप मूल्यांकन करने का नकारात्मक तरीका अपना रहे हैं। जबकि यह जवाब, अगर कुछ रेखाओं को सीधा कर दिया जाता तो यह आकृति और भी अच्छी दिखती, उचित है, क्योंकि इसमें कोई नकारात्मक बात नहीं है। आपके इस मूल्यांकन में एक अच्छा सुझाव भी है। अगली बार जब आपका भाई कोई आकृति बनाएगा तो संभव है कि वह इस बात को ध्यान में रखकर ऐसी गलती नहीं करेगा। जब किसी मूल्यांकन में सकारात्मक सुझाव दिया जाता है तो उसमें कोई नकारात्मक बात नहीं होती, तो उस मूल्यांकन को लोग उत्साह के साथ स्वीकार करते हैं। अब एक और प्रश्न, प्रश्न 3। आपका भाई अपने रूप रंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, आप उसे क्या कहेंगे? 1, तुम कितने गंदे दिख रहे हो। 2, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। 3, अगर तुम साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने बाल ढंग से बनाओगे तो बहुत सुंदर दिखोगे। ये दोनों जवाब, तुम कितने गंदे दिख रहे हो और अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, अनुचित है, क्योंकि इनमें किसी का अपमान करते हुए आलोचना की गई है। यह जवाब, अगर तुम साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने बाल ढंग से बनाओगे तो बहुत सुंदर दिखोगे, उचित है, क्योंकि यहाँ पर कठोरता से यह नहीं कहा गया है कि उसका रूप रंग सही नहीं है, बल्कि सुधार लाने के लिए सकारात्मक रूप से एक सुझाव दिया गया है। तो किसी का या किसी चीज का मूल्यांकन करते समय हमें ठोस सुझाव देने चाहिए ताकि परिस्थिति को सुधारा जा सके। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। 4 दोस्त समुद्र के किनारे टहलने गए।
उन्होंने आवश्यकता की सभी चीजों को 4 अलग अलग थैलियों में भर लिया। उनमें से एक थैली में खाने पीने का सामान था। खाने के सामान वाली थैली सबसे भारी थी। एक दोस्त ने स्वेच्छा से कहा कि वह खाने के सामान वाली थैली उठा लेगा। यह बात सुनकर बाकी सब दोस्तों ने उसे कहा कि वह बहुत भोला है। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि वह अपनी मर्जी से इतना भारी सामान उठाना चाहता है। चलते चलते सब लोग कुछ खा पी भी रहे थे। जब वे आधे रास्ते पहुंचे तब खाने के सामान वाली थैली खाली हो चुकी थी। तब वो आराम से अपना हाथ हिलाकर घूमने लगा। उस समय बाकी दोस्तों को यह बात समझ आई कि वह भोला नहीं था। अब एक और प्रश्न। प्रश्न 4। एक क्रिकेट मैच चल रहा है। आपके दोस्त को चोट लगी है, फिर भी वह मैच खत्म करने के लिए खेलता जा रहा है। आखिरी रन लेते समय उसकी चोट में बहुत दर्द होने लगा और वह रन आउट हो गया। आपकी टीम बस एक रन की वजह से मैच हार गई। आप अपने दोस्त से क्या कहेंगे? 1. क्या तुम और तेज नहीं दौड़ सकते थे? 2. चोट लगने के बावजूद तुमने बहुत बहादुरी से खेला। बदकिस्मती से हम हार गए। कोई बात नहीं, हमने अच्छा प्रयास किया। 3. मुझे तो इस बात का अफसोस है कि तुम्हें टीम ने लिया ही क्यों। क्या तुम और तेज नहीं दौड़ सकते थे? यह जवाब उचित नहीं है, क्योंकि इसमें नकारात्मक भावना है, जबकि उस व्यक्ति ने तो बहुत बहादुरी के साथ खेला था। यह जवाब, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि तुम्हें टीम ने लिया ही क्यों, ये भी अनुचित है, क्योंकि इसमें दूसरे व्यक्ति का अपमान किया गया है, जिससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। जबकि यह जवाब, चोट लगने के बावजूद तुमने बहुत बहादुरी से खेला, बदकिस्मती से हम हार गए, कोई बात नहीं, हमने अच्छा प्रयास किया, उचित है, क्योंकि इसमें परिस्थितियों को समझने की कोशिश की गई है। इसमें दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का भी ध्यान रखा गया है। इस मूल्यांकन में परिस्थिति और उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखा गया है। जब हम किसी के विचारों, शब्दों या काम का मूल्यांकन करें तो हमें परिस्थिति, दूसरे व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसके इरादों को ध्यान में रखना चाहिए। अब अगला प्रश्न। प्रश्न 5। आपकी बहन की एक बात आपको अच्छी नहीं लगती, आप उसे कैसे बताएंगे? 1. आप कहेंगे, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा फिर से मत करना। 2. आप कहेंगे, तुमने पहले भी ऐसा ही किया था, और उसे पहले की बातें गिनाने लगेंगे। 3. आप कहेंगे, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है और तुम कभी नहीं सुधर सकती। ये दोनों जवाब, आप कहेंगे तुमने पहले भी ऐसा ही किया था, और उसे पहले की बातें गिनाने लगेंगे, और आप कहेंगे मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है पर तुम कभी नहीं सुधर सकती। उचित नहीं है, क्योंकि इसमें गलतियां निकालकर नकारात्मक तरीके से मूल्यांकन किया गया है। जबकि यह जवाब, आप कहेंगे मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है,
ऐसा फिर से मत करना उचित है, क्योंकि यह मूल्यांकन वर्तमान स्थिति पर आधारित है। इसमें बिना मतलब के पुरानी बातों को कुरेदा नहीं गया है। पुरानी बातों को निकालने से कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा करने से रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है। मूल्यांकन करते समय हमें वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, पुरानी बातों पर नहीं। क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? दूसरों का मूल्यांकन करते वक्त हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए और उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं कहनी चाहिए। दूसरों में दोष ढूंढने के लिए मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। जब हम किसी के विचारों, शब्दों या काम का मूल्यांकन करें तो हमें परिस्थिति, दूसरे व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसके इरादों को ध्यान में रखना चाहिए। मूल्यांकन करते समय हमें वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, पुरानी बातों पर नहीं। सत्र का सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? अच्छी बात है। आइए हम आज के सत्र की शुरुआत किसी परिस्थिति पर आधारित एक प्रश्न से करते हैं। कल्पना कीजिए कि सुमेर नाम का एक देश बवान देश पर हमला कर रहा है। इस पर बवान देश की क्या प्रतिक्रिया होगी? अपनी स्थिति और ताकत के आधार पर बवान देश हमले का सामना करेगा, या पीछे हट जाएगा, या फिर हार मान लेगा। क्या हम इस स्थिति की तुलना दो लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप से करें? हम जिस हमले की बात कर रहे थे वह किसी के द्वारा की गई आलोचना की तरह है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि आलोचना का सामना करते वक्त लोग इसी तरह के रास्ते अपनाते हैं। 1. कुछ लोग खुद को धोखा देकर आलोचना स्वीकार कर लेते हैं और हार मान लेते हैं। 2. कुछ लोग यह जताते हैं कि उन्होंने हार मान ली है, पर वे खामोशी से अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। 3. कुछ लोग पीछे हट जाते हैं ताकि वे बाकी की आलोचना से बच सके। 4. कुछ लोग ऐसा जताते हैं कि वे पीछे हट रहे हैं,
पर वे सामने वाले को फंसाना चाहते हैं। 5, कुछ लोग खुद को बचाने के लिए अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। 6, कुछ लोग खुद को बचाने के लिए दूसरों पर दोष डाल देते हैं। अब एक कार्यकलाप करेंगे। कल्पना कीजिए कि अरुण के पिताजी, दोस्त, शिक्षक और उसका छोटा भाई उसकी शर्ट की आलोचना कर रहे हैं। अलग अलग मौकों पर वे अरुण से कहते हैं कि तुम्हारी शर्ट अच्छी नहीं है। क्या अरुण उन सब के सामने एक जैसी प्रतिक्रिया करेगा? जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमारी प्रतिक्रिया कुछ बातों पर निर्भर करती है। हम यह देखते हैं कि आलोचना करने वाले की उम्र, भाषा, बोलने का तरीका, परिस्थिति, इरादा और उसके साथ हमारा रिश्ता कैसा है। आलोचना का सामना करना किसी हमले का सामना करने के बराबर है, पर इन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि युद्ध में जीवन और मृत्यु का सवाल होता है, पर आलोचना में ऐसी कोई बात नहीं होती। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा हम आलोचना के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। दिनेश खाना बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने आलू का पराठा बनाकर अपने भाई को और एक दोस्त को खिलाया। पराठा थोड़ा कच्चा था। उसके दोस्त जगत ने कहा, स्वाद तो ठीक है, पर इसे थोड़ा और सेक देते तो एकदम सही बनता। उसके भाई परेश ने कहा, इसे आलू का पराठा तो नहीं कह सकते, कोई नया नाम सोचना पड़ेगा। हमने देखा कि दोनों ही दिनेश की गलतियां बता रहे थे। जगत की टिप्पणी उपयोगी थी और परेश की टिप्पणी विनाशकारी थी। जगत ने पराठे की कमियां बताने से पहले उसके बारे में अच्छी बातें बताई। उसने एक ही बार में पराठे को खराब नहीं बताया, बल्कि उसने पराठे को और अच्छी तरह बनाने का सुझाव दिया। दूसरी तरफ परेश ने बहुत ही रूखे और अशिष्ट तरीके से आलोचना की। आलोचना 2 प्रकार की होती है। आलोचना के प्रकार: उपयोगी, विनाशकारी। उपयोगी आलोचना में किसी भी बात के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। सकारात्मक पहलू की सराहना की जाती है और नकारात्मक पहलू को सुधारने का सुझाव दिया जाता है। विनाशकारी आलोचना में केवल कमियों पर ध्यान दिया जाता है। हमें दोनों प्रकार की आलोचना को सुनना चाहिए और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी गलतियों से कुछ सीखने पर ध्यान देना चाहिए। आइए अब एक परिस्थिति पर नजर डालते हैं। गोपाल को स्कूल में दिए गए एक सामूहिक कार्य का नेता बनाया गया। कार्य शुरू करने से पहले गोपाल ने सबको निर्देश दिए थे कि चाट में क्या होना चाहिए। चाट को और रुचिकर बनाने के लिए प्रताप ने उसमें कुछ उचित चीजें डाल दी। गोपाल ने चाट को देखकर आलोचनात्मक तरीके से कहा, क्या तुम सरल निर्देशों का भी पालन नहीं कर सकते? जितना बताया गया हो उतना ही करो। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। नई चीजें डालकर तुमने चाट को अव्यवस्थित बना दिया है। हमने देखा कि हावी होने और किसी पर नियंत्रण रखने वाले व्यवहार का यह एक उदाहरण है। प्रताप की आलोचना करके वह उसे काबू में रखना चाहता था
और खुद को श्रेष्ठ दिखाना चाहता था। इस तरह की आलोचना को नियंत्रण में रखने वाली आलोचना कहा जा सकता है। इस तरह की आलोचना में धौंस जमाने के संकेत मिलते हैं और यह अत्याचार तक भी पहुंच सकती है। आलोचना के प्रकार: उपयोगी, विनाशकारी, नियंत्रण रखने वाली आलोचना। कभी कभी ऐसी आलोचना किसी नकारात्मक इरादे के बिना भी की जाती है, पर इस तरह की टिप्पणी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने उम्मीद से ज्यादा काम किया हो और उसके लिए आपकी आलोचना हुई हो? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कभी आपके साथ नियंत्रण वाली आलोचना हुई है? अब एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। प्रकाश के चाचा जी अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने ऐसी घटना के बारे में पढ़कर सुनाया जिसमें किसी छात्र ने अनुचित व्यवहार किया था। उन्होंने जोर से कहा, अरे रे, आजकल के छात्र तो बहुत ही दुष्ट होते हैं, बिल्कुल बिगड़े हुए। प्रकाश भी उनकी बात सुन रहा था और उसे यह सुनकर बहुत बुरा लगा। यह देखकर चाचा जी ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में यह बात नहीं कर रहा था। उन्होंने किसकी आलोचना की थी? अखबार में जिन छात्रों के बारे में कहा गया था उनकी, या प्रकाश के अलावा दुनिया के सब छात्रों की, या फिर उन छात्रों की जिन्हें वे नहीं जानते? 1. अखबार में जिन छात्रों के बारे में कहा गया था उनकी। 2. प्रकाश के अलावा दुनिया के सब छात्रों की, या 3. उन छात्रों की जिन्हें वे नहीं जानते। वे इनमें से किसी की भी आलोचना नहीं कर रहे थे। उनकी आलोचना तो ऐसे तीर की तरह थी जिसका कोई लक्ष्य ही ना हो। वे तो बस आम तौर पर यह बात कर रहे थे। जो लोग खुद को हमेशा सही साबित करना चाहते हैं वे इस तरह की बातें बोलते हैं। इस तरह की आलोचना का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। ऐसी आलोचना की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए। आलोचना के प्रकार: उपयोगी, विनाशकारी, नियंत्रण रखने वाली आलोचना, बिना किसी इरादे के। अब एक और कार्यकलाप करेंगे। इस चित्र को देखिए। अब आपको बिना कुछ सोचे इस चित्र की आलोचना करनी है। आलोचना करने का कोई भी कारण या प्रमाण नहीं देना है। यह भी एक तरह की आलोचना है। इसे हम आदत से मजबूर होकर की गई आलोचना कह सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे हर बात पर टिप्पणी करते हैं। वे हमेशा नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं। वे जल्दी से यह बता देते हैं कि कौन सी बात सही नहीं है। यह उनका स्वभाव होता है। वे इस आदत से दूर नहीं रह पाते। इस तरह की आलोचना पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। आलोचना के प्रकार: उपयोगी, विनाशकारी, नियंत्रण रखने वाली, बिना किसी इरादे के, आदत से मजबूर होकर की गई। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने इस तरह की आलोचना की हो? उदाहरण के लिए,
अगर आपने कोई चित्र या रंगोली बनाई, तब उस व्यक्ति ने आदत से मजबूर होकर किस तरह आलोचना की? संक्षिप्त में कहें तो हमें उपयोगी और विनाशकारी आलोचना को ठंडे दिमाग से सुनना चाहिए और उनमें बताए गए तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। हमें बिना किसी इरादे वाली, नियंत्रण में रखने वाली और आदत से मजबूर होकर की गई आलोचना पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या हम अब तक सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? आलोचना के प्रकार: उपयोगी, विनाशकारी, नियंत्रण रखने वाली, बिना किसी इरादे के, आदत से मजबूर होकर की गई। धन्यवाद, आप सबने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया। आलोचना करना तो मनुष्य के स्वभाव में है। जैसे गलती इंसानों से ही होती है, वैसे आलोचना करना भी मनुष्य की प्रकृति है। यह समझना बहुत जरूरी है कि लोग आलोचना क्यों करते हैं या फिर कौन सी बात उन्हें आलोचना करने के लिए उकसाती है। अब एक परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। कमलेश को स्कूल के बागवानी दल का सदस्य बनाया गया था। सारे सदस्य यह चर्चा कर रहे थे कि वे बागवानी कैसे करेंगे और सारी जिम्मेदारियां किस तरह बांटेंगे। एक व्यक्ति ने कहा, कमलेश एक अच्छा नेता बन पाएगा या नहीं। उसने यह कहा क्योंकि कमलेश ने पहले एक कार्य अच्छी तरह नहीं किया था। कमलेश को इस बात से ठेस पहुंची। इस आलोचना का कारण क्या था? क्या आलोचना करने वालों को कमलेश पर विश्वास नहीं था? क्या आलोचना करने वाला कमलेश से नाराज था? क्या आलोचना करने वाला कमलेश को नेता नहीं बनाना चाहता था? किसी व्यक्ति की काबिलियत पर विश्वास ना होना आलोचना का कारण हो सकता है। आलोचना करने के कारण: विश्वास की कमी। ऐसी परिस्थितियों में आलोचना की वजह से हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए और ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उदाहरण के लिए, कमलेश को बुरा मानने की जगह इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसे यह साबित करके दिखाना चाहिए कि वह अच्छी तरह काम कर सकता है। कमलेश को कहना चाहिए, मुझे एक मौका दीजिए, मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा। उसे अपनी बात पर अमल भी करना चाहिए। अगर कमलेश को यह मौका ना मिले तो उसे दूसरे मौके का इंतजार करना चाहिए और अपनी काबिलियत साबित करनी चाहिए। उसे मन में कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए। क्या विश्वास टूटने की वजह से आपको कभी आलोचना का सामना करना पड़ा है या फिर आपने किसी की आलोचना की है क्योंकि उसने आपका विश्वास तोड़ दिया था? धन्यवाद। क्या हम एक और परिस्थिति पर ध्यान दें? हेमा को चित्रकला करने का बड़ा शौक है। उसने आधुनिक चित्रकला के माध्यम से अंधकार के विषय पर चित्र बनाया। उसके एक वृद्ध रिश्तेदार ने चित्र को देखकर कहा, यह किस तरह का चित्र है? कितना दुख भरा है और कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा।
बस यहाँ वहां कुछ रेखाएं खींची हुई हैं। क्या तुम ऐसा चित्र नहीं बना सकती जो रंगीन हो, जिसमें सब कुछ साफ दिख रहा हो? यह आलोचना ज्ञान या जानकारी की कमी की वजह से हुई थी। यह तो स्पष्ट है कि वह रिश्तेदार अपने हिसाब से किसी और आधार पर चित्र को आंक रहा था। उसे आधुनिक चित्रकला का पूरा ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसे पता नहीं था कि इस तरह के चित्र की सराहना कैसे करते हैं। हमने इससे क्या सीखा? कई बार आलोचना की शुरुआत ज्ञान या जानकारी की कमी की वजह से होती है। आलोचना करने के कारण विश्वास की कमी, ज्ञान या जानकारी की कमी। हेमा को इस बात का आभास होना चाहिए और उस रिश्तेदार की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि हेमा को उन्हें आधुनिक चित्रकला से परिचित करवाना चाहिए। अब अगली परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। आमिर और मंजीत हमेशा कक्षा के प्रथम स्थान को प्राप्त करने की स्पर्धा में होते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा पूरी हुई ही थी और हिंदी की शिक्षिका सबकी उत्तर पुस्तिका बांट रही थी। हमेशा की तरह कक्षा के सामने सबसे अच्छे निबंध पढ़े जाने वाले थे, ताकि दूसरे छात्रों को इससे फायदा हो सके। जब मंजीत का निबंध पढ़ा जा रहा था, तब उसने आमिर को कहते हुए सुना, मेरा निबंध इससे तो अच्छा ही था। आमिर ने मंजीत के निबंध की आलोचना क्यों की? विश्वास की कमी, ज्ञान की कमी या ईर्ष्या की वजह से? 1. विश्वास की कमी। 2. ज्ञान या जानकारी की कमी। 3. ईर्ष्या। आमिर ने ईर्ष्या की वजह से मंजीत की आलोचना की। उसकी बात में पूरी सच्चाई नहीं थी। मुकाबला करने की भावना और खुद में कोई कमी महसूस करने की वजह से लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। इस ईर्ष्या की वजह से लोग दूसरों की आलोचना भी करने लगते हैं। आलोचना करने के कारण विश्वास की कमी, ज्ञान या जानकारी की कमी, खुद में कोई कमी महसूस होने की वजह से ईर्ष्या। इस बात की जानकारी होने से हम आलोचना को सही तरीके से समझ पाते हैं। अगर हमें पता हो कि कोई व्यक्ति ईर्ष्या की वजह से आलोचना कर रहा है, तो हमें बेकार में परेशान नहीं होना चाहिए। निशा, जूली और अजय एक प्रश्न प्रतियोगिता जीतने के बाद घर लौट रहे थे। वे अपने अनुभव के बारे में बात कर रहे थे। अजय ने कहा, जूली ने कठिन सवालों के सही जवाब दिए, उससे हमें बहुत मदद मिली। निशा ने तुरंत कहा, यह मत भूलो कि उसने 2 गलत जवाब भी दिए थे। अगर मैं कुछ सवालों के जवाब समय पर नहीं देती तो हम हार जाते। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। वीणा और उसके दोस्त हर 2 महीने में एक बार अपनी कक्षा की एक पत्रिका प्रकाशित करते हैं। वे उस पत्रिका के पहले पन्ने पर हमेशा एक ही चित्र लगाते हैं। जब वीणा ने कहा, इस बार पत्रिका का चित्र बदल देना चाहिए, तो उसके सब दोस्तों ने कड़ी आलोचना की। वीणा को यह बात अच्छी नहीं लगी। आपको क्या लगता है, इस आलोचना का क्या कारण था? क्या इसका कोई कारण नहीं था?
जानबूझकर वीणा की आलोचना करने की इच्छा या फिर परिवर्तन का विरोध? 1. कोई कारण नहीं। 2. वीणा की आलोचना करने की इच्छा। 3. परिवर्तन का विरोध। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।